दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और रोज़ आपसे नए नए ज्योतिषीय विषयों पे बात करता हूँ, वार्तालाप करता हूँ। कल पुणे के कुछ दर्शकों ने मुझसे आग्रह किया है कि आप ग्रहों के संबंध में भी ज्योतिषीय विचार रखें ताकि आम जन दर्शकगण भी अपने जन्म कुंडली में उन ग्रहों को देखकर उसके प्रभाव को भली भांति समझ सकें। मैं शुरू करता हूँ सूर्य से। सूर्य इस सौरमंडल का राजा है। ब्रह्मांड के इस अंश में जितने भी ग्रह भ्रमण कर रहे हैं वह सम्यक और संतुलित इसी कारण से हैं क्योंकि सूर्य की आकर्षण शक्ति उन्हें सम्यक और संतुलित ढंग से चलने को प्रेरित करती है। सौरमंडल का यह राजा खारे पानी को शुद्ध करके परिमार्जित करके धरातल के योग्य बना के धरातल को लौटाता है। उससे अन्न उपजता है, वनस्पतियाँ उपजती हैं और उससे हम सूर्य के प्रजा जीवित रहते हैं। सूर्य नहीं तो हम नहीं। सूर्य का हमारे जन्म कुंडली पर विशेष प्रभाव होता है। आइए हम समझते हैं कि उसका प्रभाव कैसे और क्यों रहता है। हम लोग सब कुछ जानते हैं कि ग्रहों की 10 अवस्थाएं हैं। वो 10 अवस्थाओं का नाम है दीप्त, प्रमोदित, स्वस्थ, शांत, सक्त, पीड़ित, दीन, खल, विकल, भीत। अच्छा, आप पूछेंगे कि इन अवस्थाओं का क्या मतलब है, इन नामों का। अब ग्रह यदि अपनी उच्च स्थिति में हों, अपनी नीच स्थिति में हों, अपने शत्रु के घर में हों, अपने मित्र के घर में हों, उनके आगे पीछे शत्रु बैठे हों, उनके आगे पीछे मित्र बैठे हों, वह मित्र ग्रहों से दृष्ट हो, वह शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो, वह राहु के साथ हो, वह केतु के साथ हो, तो ग्रहों की अवस्थाएं बदलती है। इसलिए कभी वो दीप्त हो जाते हैं, कभी प्रमोदित हो जाते हैं, कभी स्वस्थ हो जाते हैं, कभी शांत हो जाते हैं, कभी सख्त हो जाते हैं, कभी पीड़ित हो जाते हैं, कभी दीन हो जाते हैं, कभी विकल हो जाते हैं। सूर्य भी इन अवस्थाओं के कारण वह हमारे जीवन पर, हमारे जन्म कुंडली पर अलग अलग ढंग से प्रभाव डालता है। सूर्य यदि उच्च का हो तो इसका प्रभाव अलग होता है, सूर्य नीच का हो तो इसका प्रभाव अलग होता है। सूर्य उच्च का कब होता है? सूर्य उच्च का तब होता है जब वह मेष राशि में अवस्थित होता है। और सूर्य नीच का कब होता है? सूर्य नीच का तब होता है जब वह तुला राशि में होता है। और वह यदि तुला राशि में 10 डिग्री के अंदर है तो उसे हम लोग कहते हैं कि वह परम नीच अवस्था में है। तो ऐसी अवस्था में उसके फल भी हैं, वह अलग अलग हो जाते हैं। कहते हैं कि नीच का जो सूर्य है वह अच्छा फल नहीं देता। हमारे जितने भी श्रेष्ठ रचनाकार हैं, हमारे शास्त्रीय ग्रंथों के ग्रंथकार हैं, सब ने नीच सूर्य की अच्छी बातें नहीं कही है, उसका प्रतिफल अच्छा नहीं कहा है। बॉम्बे मुंबई में एक प्रसिद्ध ज्योतिष हुए, उनका नाम हाना काटवे है। उन्होंने कहा कि सूर्य नीच का भी अच्छा फल देता है। हाँ, लग्न यदि सिंह राशि है, सिंह राशि लग्न होके यदि सूर्य नीच का हो जाए तो अच्छा फल नहीं होता। उसी तरह से यदि सिंह राशि पंचम भाव में पड़ जाए, मेष लग्न में ऐसा होता है, और फिर वह नीच का हो जाए तो अच्छा फल नहीं देता। यदि नवम भाव सिंह राशि का हो जाए जो धनु लग्न में होता है और वह फिर नीच का हो जाए तो अच्छा फल नहीं देता। लेकिन अदरवाइज नीच का सूर्य भी अच्छा फल देता है। मैंने भी व्यवहार में और अपने 35 वर्ष के इस ज्योतिषीय जीवन में यह पाया है कि नीच का सूर्य हमेशा खराब फल नहीं देता। अच्छा फल कब देता है? सूर्य के बारे में कहते हैं हमारे ग्रंथकार कि सूर्य यदि चारों केंद्र का मतलब पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, और त्रिकोण मतलब 5वां भाव और 9वां भाव, इनका स्वामी होके इन्हीं जगहों पे बैठ जाए
और पापाक्रांत न हो तो वह अच्छा फल देता है। सूर्य से कई तरह के योग बनते हैं जिसकी मैं लगातार चर्चा भी करता रहता हूँ। सूर्य बुध शुक्र की वह युक्ति तो आपको याद ही होगी, लेकिन मैं कुछ आज चर्चा करता हूँ कि सूर्य से बनने वाले कुछ योग अच्छे और ख़राब दोनों क्या क्या हैं जो आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना चाहिए। पहले योग का नाम है वेशी योग। जब सूर्य से दूसरे भाव में चंद्रमा राहु केतु को छोड़ के अन्य ग्रह बैठ जाएं तो वेशी योग का बनना कहते हैं। यह भी शुभ और अशुभ दोनों तरीके का हो सकता है। शुभ ग्रह यदि दूसरे भाव में बैठें तो शुभ वेशी योग होता है, अशुभ और क्रूर ग्रह बैठें तो अशुभ वेशी योग होता है। उसी तरह से वाशी योग, जब सूर्य से 12वें भाव में कोई ग्रह बैठ जाए राहु और केतु और चंद्रमा को छोड़ के, तो उसे वाशी योग कहना कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है, शुभ वाशी योग और अशुभ वाशी योग। जब शुभ योग 12वें भाव में बैठे सूर्य से तो वह शुभ वाशी योग होता है, वह अच्छा फल देता है। अशुभ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वह अच्छा फल नहीं देता। एक और योग है जब दोनों ओर, मतलब सूर्य के दूसरे भाव में भी और सूर्य के 12वें भाव में भी ग्रह बैठ जाएं, तो इसे हम कहते हैं उभयचारी योग। यह भी 2 तरह का होता है, शुभ उभयचारी और अशुभ उभयचारी। यदि 2 अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह सूर्य के दूसरे और 12वें भाव में बैठे हों तो वह पापकृति योग की तरह खराब फल देने लगता है। शुभ योग बैठे, शुभ ग्रह बैठ जाएं तो शुभ उभयचारी योग में सूर्य का अच्छा फल मिलता है। सारे फल, धन, संपदा, ऐश्वर्य, कृति, गान, मान, प्रतिष्ठा वगैरह वगैरह। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण योग है जिसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ, इसको जरा गौर से सुनिएगा। इस योग का नाम है भास्कर योग। भास्कर योग कब बनता है? सूर्य जहाँ बैठा हो, ध्यान से सुनिए, सूर्य जहाँ बैठा हो उससे दूसरे घर में बुध बैठ जाए, और बुध जहाँ बैठा हो उससे 11वें भाव में चंद्रमा बैठ जाए, और चंद्रमा जहाँ बैठा हो उससे 5वें घर में बृहस्पति बैठ जाए, तो भास्कर नामक योग बनता है। इस योग का जातक राजा या राजा की तरह रहता है। उसका यश, नाम, कृति, गान, प्रतिष्ठा, पत्नी, पुत्र, खजाना, नौकर, चाकर सब राजा की तरह होते हैं। वह राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं। आप सोचिए कि मेष लग्न है और मेष लग्न में ही सूर्य बैठा है। सूर्य के दूसरे घर में किसको बैठना चाहिए? बुध को। तो वृषभ में बुध बैठा है, और बुध से 11वां कौन भाव होगा? 12वां, मतलब मीन राशि। मीन राशि में चंद्रमा बैठ जाए, और चंद्रमा से 5म भाव में बृहस्पति बैठ जाए, मतलब कर्क राशि में बृहस्पति बैठ जाए, तो भास्कर नामक योग होता है। अब देखिए, मेष लग्न में सूर्य यहाँ उच्च का हो गया, दूसरे भाव में बुध हो गया, और चतुर्थ भाव में कर्क का बृहस्पति हो गया, और मीन राशि में चंद्रमा हो गया। तो यह भास्कर योग बन पड़ा। इस योग का व्यक्ति राजा या राजा की तरह जीवन जीता है। उसे यश, नाम, कृति, गान, प्रतिष्ठा, पैसे, धन, संपदा, भौतिक संसाधन सब बाहुल्य में उपलब्ध होते हैं। एक और योग की मैं चर्चा करूंगा जो सूर्य से बनते हैं। इसे हम कहते हैं राज राजेश्वर योग। राज राजेश्वर योग में कर्क में चंद्रमा हो, और जो सूर्य है वह उच्चाभिलाषी हो। उच्चाभिलाषी एक टेक्निकल टर्म है। उच्च कहाँ होता है सूर्य? मेष राशि में। उसके ठीक पहले बैठ जाए तो सूर्य उच्चाभिलाषी है, उच्च में जाने को अभिलाषी है। वह उच्च में जाने की आकांक्षा रखता है, इसलिए वह उच्चाभिलाषी है। तो कर्क में चंद्रमा हो और मीन राशि में आपको सूर्य बैठ जाए, खास करके कर्क लग्न हो और मीन राशि में सूर्य बैठे, तो राज राजेश्वर नामक योग होता है। यह योग भी एक राजयोग की तरह है। इसमें भी समस्त भौतिक संसाधन, सारे सुख, यश, कीर्ति, नाम सब प्राप्त होता है। यह योग भी बहुत ही अच्छा योग माना जाता है।
एक बुधादित्य योग है। हम लोग सबको जानते हैं कि जब सूर्य और बुध साथ साथ हो जाएं तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों सूर्य और बुध में से कोई एक या तो स्वग्रही हो या उच्च का हो तो सशक्त, मजबूत और प्रभावशाली बुधादित्य योग बनता है। ऐसे बुधादित्य योग तो लगभग सभी कुंडलियों में मिलती है, क्योंकि सूर्य बुध हमेशा आसपास ही रहते हैं। बुधादित्य योग मजबूत तब है जब उनमें से कोई एक स्वग्रही उच्च का हो या दोनों स्वग्रही उच्च के हों। तो ऐसा जो बुधादित्य योग होता है वो बहुत मजबूत और सशक्त होता है और जीवन में बुद्धि, ज्ञान और समस्त संसाधनों को उपलब्ध करवाने वाला होता है। एक सूर्य से बनने वाले योग को जो मैं अक्सर देखा करता हूँ वह संतान प्राप्ति में बहुत बाधा डालता है, और चूँकि मेरे जीवन में यह बार बार आया है और इसे मैंने सही पाया है, इसलिए मैं इस योग को भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसमें जो सूर्य है वह पंचमेश होना चाहिए। सूर्य पंचम भाव का स्वामी है। कहीं त्रिकोण में बैठ गया है, मतलब वह एक में बैठा हो, एक भाव, पांचवा भाव या नौवां भाव में बैठा हो, और उसके सूर्य के आगे पीछे अशुभ या कुर ग्रह हो, तो ज्योतिष में इसे पृथ साप योग कहा गया है। और इस साप के कारण जातक को या जातिका को संतान प्राप्ति में बाधा होती है, या तो संतान नहीं होता है या संतान होता है तो उसका सूत क्षय हो जाता है। इसको सूत क्षय योग भी कहते हैं। एक और योग है जो मैं बार बार कहता हूँ कि जब सूर्य, बुध और शुक्र साथ साथ केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाएं, खास करके बुध या बृहस्पति की राशि में, तो कहते हैं कि एक विलक्षण प्रतिभा का जन्म होता है, एक जीनियस का जन्म होता है, और जो पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करता है और पूरे विश्व को कुछ न कुछ दे के जाता है, जैसे सूर्य अपनी रश्मियों को बिना भेदभाव के सबको पहुंचाते हैं। सूर्य में एक और अशुभ योग की मैं चर्चा करूंगा। जब सूर्य 12वें भाव में सूर्य और चंद्रमा दोनों बैठ जाएं तो जातक या जातिका की आँखों की बीमारी होती है या उनके आँख प्रतिकूल ढंग से प्रभावित होते हैं। ज्योतिष में इसे अंध योग कहा गया है। सूर्य तो उच्च का लग्न में भी बैठ जाए तो वह आँखों को प्रभावित करता है, दूसरे भाव में भी बैठे तो आँखों को प्रभावित करता है। खास करके यदि वह 12वें भाव में सूर्य चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो वह दाहिने आँख को बहुत प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है। एक और योग है, इसको उन्माद योग कहते हैं। जब सूर्य और मंगल एक दूसरे से समसप्तक हों, खास करके प्रथम भाव और सप्तम भाव में, तो एक उन्माद नामक योग होता है। यह योग न केवल दाम्पत्य जीवन को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है, बल्कि व्यक्ति विशेष में उन्माद, क्रोध, अजीब अजीब सी हरकत पैदा करता है, और इस उन्माद के कारण ही दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित होता है। सूर्य के साथ यदि जो अलग अलग ग्रह हों वो अलग अलग तरह का फल देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि राहु, जिस तरह से राहु की मैं चर्चा करूँगा, मैंने पिछले वीडियो में भी राहु की चर्चा की थी। राहु जब चंद्रमा के साथ होता है तो एक ग्रहण योग कहते हैं, इसको चंद्र चंडाल योग कहते हैं। बृहस्पति जब राहु के साथ होता है तो वह गुरु चंडाल योग होता है, और दोनों बृहस्पति और चंद्रमा की जो सद्गुण हैं वो छिन्न हो जाते हैं। लेकिन सूर्य के साथ राहु बैठे तो राहु की यह काबिलियत नहीं है कि सूर्य के उनसे गुणों को वह छीन कर सके। हाँ, राहु एक ऐसा पॉइंट है जो फिजिकली रूप में वो ग्रहण लगा देता है, लेकिन वास्तविक रूप से वह सूर्य के सद्गुणों को नष्ट कभी नहीं कर सकता। पहले बार मैंने ट्रम्प की कुंडली के बारे में बात कही थी, वहाँ सूर्य है, राहु है, और वह नवमांश में भी सूर्य और राहु है। यह व्यक्ति भौतिक संसाधनों की दृष्टि से कितना ऊंचा है, और वह एक बार राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। तो सूर्य राहु जब साथ में हो तो यह बहुत खराब योग नहीं होता। सूर्य नीच का भी हो तो आप घबराएं नहीं, सूर्य नीच का भी कोई बहुत खराब फल नहीं देता। वह यदि
लग्नेश सिंह हो और वह नीच का हो जाए तो खराब बल होता है, पंचमेश सूर्य हो जाए और तब नीच का हो तो थोड़ा खराब फल होता है, नौमेश सूर्य नीच का हो जाए तो थोड़ा खराब फल होता है। लेकिन ऐसे सूर्य खराब फल नहीं देते। हन काटवे ने तो कहा है कि नीच का सूर्य ही सर्वाधिक रूप से अच्छा फल देता है। तो आपकी कुंडली में यदि सूर्य नीच का है तो आप घबराएं नहीं, आप डरे नहीं, आप सूर्य अच्छा फल दे सकता है नीच राशि में भी। और मैंने देखा भी अपने जीवन में, मेरे एक मित्र हैं, लब्ध प्रतिष्ठित हैं, सर्वोच्च सेवा में थे, अभी एक खास विषय में पूरे विश्व के ज्ञाता हैं और बहुत सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। उनके लग्न में ही तुला राशि में सूर्य है। सूर्य ग्रहों के साथ हो तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो केंद्र त्रिकोण बनाता हुआ यदि संबंध बनता है तो हम जानते हैं कि फल हमेशा अच्छा होता है। सूर्य के साथ बहुत सारे ग्रह बैठे हों और वह केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना रहे हों तो वह राजयोग जैसा फल देने वाले हो जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, सूर्य जब ग्रहों के बहुत नज़दीक आ जाता है तो वह अन्य ग्रहों को अस्त कर देता है। अंग्रेजी में इसे कंबस्ट होना कहते हैं। जब बृहस्पति 9 डिग्री सूर्य के आगे पीछे 9 डिग्री के बीच अंदर में आ जाए तो वह कंबस्ट हो जाता है। शुक्र 11 डिग्री के अंदर कंबस्ट हो जाता है। चंद्रमा 12 डिग्री के अंदर कंबस्ट हो जाता है। बुध 13 डिग्री के अंदर कंबस्ट हो जाता है। शनि 15 डिग्री के अंदर कंबस्ट हो जाता है और मंगल 17 डिग्री के अंदर कंबस्ट हो जाता है। कंबस्ट ग्रह अपना यथोचित फल नहीं दे पाते हैं क्योंकि अस्त होने के कारण वह कमज़ोर हो जाते हैं। तो सूर्य के बारे में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। सूर्य के और भी कई अरिष्ट योग बनते हैं। इसकी चर्चा मैं जब अगला एपिसोड सूर्य पे बनाऊंगा तो उसकी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैं ये बताऊं कि सूर्य के कुछ मित्र ग्रह हैं और कुछ शत्रु ग्रह हैं। सूर्य का मित्र है चंद्रमा, सूर्य का मित्र है मंगल, सूर्य का मित्र है बृहस्पति, बुध को भी सूर्य का मित्र ही कहते हैं। शुक्र और शनि को हम कहते हैं कि ये सूर्य के शत्रु हैं। लेकिन सूर्य शनि के लिए बुरा फल नहीं देता। इसका रीज़न है कि इन दोनों में पिता पुत्र का संबंध है और पिता की उदारता है कि वह हो तो लाभ करवाए या न करवाए, न्यूट्रल रखता है, खराब फल नहीं देता। अच्छा, आपकी कुंडली में यदि सूर्य पीड़ित ही हो जाए, सूर्य बहुत पंचमेश लग्नेश नौमेश हो के नीच का हो, पाप कर्तरी योग बना रहा हो, अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो, विकल हो। विकल किसको कहते हैं? राजा भी विकल हो सकता है, जैसे आगे पीछे क्रूर ग्रह हो जाएं तो विकल हो जाता है। तो विकल की अवस्था में वह अच्छा फल नहीं देता। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई रेमेडी है जो हम अख्तियार करें और उससे उसके उन गलत प्रभावों से बच सकें? तो सबसे पहले तो बात यह है कि सूर्य जो है वह माणिक रत्न का प्रतिनिधित्व करता है, वह तांबा मेटल का प्रतिनिधित्व करता है, वह सोना का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो यदि आप माणिक का धारण कर लें अनामिका उंगली में, जो सूर्य की उंगली होती है, 5 रत्ती के आसपास ज़रूर होना चाहिए माणिक, तो इसका असर कम होने लगता है। यह महंगा पत्थर है। तो इसका उपाय, दूसरा उपाय यह है कि आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। सूर्य के कुछ मंत्र हैं, गायत्री मंत्र सबको याद होता है, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। एक और मंत्र है, तेजो असी तेजो मही देही, वीरयसी वीर मही देही, सहो असी सहो मही देही, ओजो असी ओजो मही देही, मनियुम असी मनियुम मही देही। यह भी एक मंत्र है जो सूर्य के लिए अच्छा मंत्र है। सूर्य के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कहने को लोग कहते हैं कि पाठ कीजिए, क्योंकि उसमें जो विष्णु के बहुत सारे नाम हैं वह सूर्य के भी पर्यायवाची नाम हैं।
कुछ लोग आदित्य स्रोतम का पाठ करने को कहते हैं, क्योंकि आदित्य स्रोत का यदि पाठ किया जाए तो बहुत लाभ होता है। सूर्य से पीड़ित यदि कोई व्यक्ति है, वह आदित्य स्रोत का पाठ करे तो उसकी प्रतिकूल परिस्थितियां धीरे धीरे बदल जाती हैं। सूर्य के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जिसकी चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। नमस्कार, नमन, थैंक यू।